सोचो एक ऐसा वर्ल्ड जहां हर बीच से उगता है खूबसूरत और पावरफुल डीमन स्पिरिट, और एक नॉर्मल लड़का जिसकी जिंदगी थी बोरिंग अब बन गया है एक स्पिरिट मास्टर। मैजिक बैटल्स और ब्यूटीफुल स्पिरिट गर्ल्स, सब कुछ मिलेगा एक ही एनिमे में। दोस्तों, आपका स्वागत है स्पिरिट सीड मैनुअल के इस क्रेजी फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां हर प्लांट के पीछे छुपा है एक राज। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी है लेवल अप होने की, दोस्ती और अल्टीमेट मैजिक की। लेट्स डाइव इन। क्रॉनिक मीडिया लेके आ चुकी है एक और नया धांसू एनिमे आप सभी के लिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को शक हो रहा था इतने समय से मुझे गायब देख के कि कहीं मैंने अपना ये चैनल बेच तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोगों की बता दूं ये चीज कि मैंने अपना चैनल नहीं बेचा है और अभी भी आपका भाई इस चैनल का ओनर है। बट थोड़ा सा टाइम कम मिलने की वजह से मैं इस पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार को देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि बीच बीच में मुझे थोड़ा बहुत अपीयरेंस देना पड़ेगा, और बाकी आप लोग तो जानते ही हैं कि काम और थोड़ा बहुत जिम्मेदारियों से काफी आदमी थक जाता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों से भी सपोर्ट की गुंजाइश मांगता हूं। तो चलिए इस एनिमे को भी उतना ही प्यार दिखाइएगा। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी एनिमे जिसका नाम है डीमन स्पिरिट सीड मैनुअल। इसमें एक नॉर्मल लड़का अचानक से डीमन स्पिरिट्स के वर्ल्ड में फंस जाता है। आगे क्या होता है, कैसे उसकी जिंदगी बदलती है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनिमे देखता है। नेक्स्ट सीन में वो शेंज़ेन नाम की सिटी में जाने के लिए रेडी हो रहा होता है न्यू रिलीज्ड एनिमे रिलेटेड चीजें और मांगा खरीदने के लिए। वो एयरपोर्ट पे जाता है और तभी होता है कुछ चमत्कार। वो एक पोर्टल से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो गाने सुनने में इतना बिजी था कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाता। आंखें खोलते ही वो देखता है कि एक डायनासोर जैसा दिखने वाला जीव उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो जैसा तैसा बचता है और तब वो रियलाइज करता है कि वो तो एक अलग ही जगह पे आ चुका है। तो लड़का बोलता है, ये क्या है, ये जो भी हो अजीब है, और क्या ये मैजिक है? ओ ये तो बहुत ही बढ़िया है। हमें बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं जिनके पास अलग अलग पावर्स होती है। वो वहीं पे एक डायनासोर के साथ, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है और बोलता है, अरे ये तो दूसरी दुनिया है। वो शॉक में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि ऐसी बात है, मुझे चुना गया है दूसरी दुनिया में आने के लिए। मैं तो हूँ ही इतना बढ़िया, इस दुनिया में एक किंग या हीरो बन सकता हूँ जिसके पास बहुत सारी लड़कियां होंगी। मेरी लाइफ बहुत खुशहाल बन जाएगी। वो ये चीज सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है और बोलता है, हे लड़के, क्या तुम दूसरी कंट्री से यहाँ पर आए हो? वो ओल्ड मैन लड़के का हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लग जाता है। लड़का मन में सोचता है, अच्छा, मेरी अपनी सालों की नॉवेल पढ़ने की एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ मेरी स्टार्टिंग एक स्कूल से होगी। 80% टाइम नॉवेल्स में ऐसा ही होता है और वहाँ पर मेरा स्ट्रेंथ वी टेस्ट होगा, और ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक मॉन्यूमेंट के पास आता है। वहाँ पे एक ग्लोइंग सा स्टोन रखा हुआ होता है। वहाँ पे दो प्रीस्ट रहते हैं जो कहते हैं कि स्टोन गॉड तुम्हारे क्वालिफिकेशंस को जज करेंगे, और वो लोग मेन कैरेक्टर को जाने के लिए कहते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, ये बेवकूफों को कुछ भी नहीं पता लगता है, मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि एक ट्रू टैलेंट क्या होता है। सभी यहाँ पे ध्यान दो, ये स्टोन मेरे टैलेंट दिखाएगा और अपनी आंखें खुली रखो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत कूल तरीके से स्टोन पे हाथ रखता है। स्टोन चमकने लगता है और सभी लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। तभी प्रीस्ट कहती है, डिस्क्वालिफिकेशन। सभी लोग मेन कैरेक्टर पे हंसने लगते हैं। मजिशियन ये सुनकर युवान का दिल टूट चुका था। वह कहता है कि इस पर तो लाइट जल रही थी। मजिशियन बताती है कि इस पर अलग अलग कलर में लाइट जलती है। सभी कलर्स अलग अलग मैजिक के टाइप्स को बिलोंग करते हैं, और तुम्हारी केस में व्हाइट लाइट जली है जो कि किसी मैजिक टाइप को बिलोंग नहीं करती। हालांकि तभी एक दूसरी मजिशियन नोटिस करती है कि उस स्टोन पर व्हाइट लाइट के अलावा एक अलग सी ग्रीन लाइट जल रही है। वो बताते हैं कि तुम्हारे पास वुड मैजिक की पावर है, लेकिन ये इतनी ज्यादा कम है कि अब तक इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है था जिसके मैजिक में इतनी कम पावर हो। युवान इस चीज से बहुत डिप्रेशन में चला गया था। वो वहां से चला जाता है। हालांकि वो बहुत दुखी था और बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि जब उसके पास कोई खास मैजिक पावर है ही नहीं, तो फिर उसको इस तरह के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट क्यों किया गया है। वैसे अब उसको यहाँ क्या करना चाहिए। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। वो मेन कैरेक्टर को बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जो वुड मैजिक की पावर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, और इस वर्ल्ड में वो दूसरा पर्सन है जिसे ये पावर मिली है। वो बताते हैं
कि वुड मैजिक की पावर बहुत काम की पावर होती है, क्योंकि इससे वो फार्मिंग भी कर सकता है। हालांकि उसके पास अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं है, इस वजह से कुछ टाइम तक उसको इस पावर को बढ़ाने पर फोकस करना होगा। अब कुछ हफ्ते तक वो प्रैक्टिस करता रहा ताकि वो किसी प्लांट को जल्दी जल्दी ग्रो कर पाए। वैसे एक रात उसे वही पास के झाड़ियों में दो लड़के दिखते हैं जो एक लड़की के साथ होते हैं। उनमें से एक लड़का उस लड़की की गर्दन पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की एक वैम्पायर में बदल जाती और उस लड़के का सारा ब्लड पी लेती है, जिससे वो लड़का वहीं पर मर जाता है। ये देखकर दूसरा लड़का तुरंत अपनी मैजिक पावर एक्टिवेट कर लेता है। वो लड़का जमीन से बड़े बड़े पत्थर निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो वैम्पायर अपनी पावर से वहां कुछ वाइन समन कर लेती है और वो उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। अब वो लड़का वहां से भागता है, पर वो वैम्पायर उसे भी पकड़ लेती है और उसका ब्लड भी पीने लगती है। ये देखकर युवान बहुत ही घबरा गया था और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते वक्त उस वैम्पायर ने उसे भी देख लिया था। वो भाग रहा था, लेकिन तभी वो वैम्पायर उसके सामने आ जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? युवान फिर से डरता है और भागता है, लेकिन अब उस वैम्पायर गर्ल ने उन वाइन से उसे पकड़ लिया था। वो उन वाइन से उस पर हमला करती है और वो लगभग मरने वाला था, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद अचानक से उसके सामने एक फेरी गर्ल आ जाती है। युवान को लगता है कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, इस वजह से शायद ये उसकी सर्वेंट होगी, लेकिन वो बताती है कि वो हेल से आई है और यहाँ युवान को खत्म करने के लिए आई है। वो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन तब तक युवान पहले ही मारा जा चुका था। वो वैम्पायर गर्ल बताती है कि युवान उसका खाना है, इसलिए वो उसको नहीं जाने देगी। लेकिन जब वो उस पे हमला कर रही थी, तब उस फेरी गर्ल ने सिर्फ एक ही अटैक में उस वैम्पायर गर्ल को हरा दिया। वही दूसरी तरफ हम एक दूसरी लेडी को देखते हैं जिन्होंने इस एनर्जी को महसूस कर लिया था। वो कहती है, लगता है अब समय आ चुका है। यहाँ फेरी गर्ल ने अब उस वैम्पायर के अंदर से युवान की वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब कर ली थी वापस खींच ली और युवान के शरीर में डाल दी, जिसके बाद युवान फिर से जिंदा हो चुका था। युवान उससे पूछता है कि वो कौन है और क्या वो उसकी मेट बनेगी, लेकिन इस पर वो फेरी गर्ल कहती है नहीं। वो पूछती है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? जिस पर युवान कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। लड़की बताती है कि उसने युवान की जान सिर्फ इसलिए बचाई थी ताकि वो बाद में उसे खत्म कर सके, और इतना कहकर वो उस पर हमला करने लगती है। लेकिन जब वो युवान के ऊपर अपनी तलवार से कट लगाती है तो उसके हाथ में भी कट लग जाता है, जिसे देखने के बाद वो फेरी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। फेरी उससे पूछ रही होती है कि तुमने यहाँ पर किस टाइप का मैजिक यूज किया जिसकी वजह से उसका जो अटैक है वो यहाँ पर रिवर्स हो गया। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कुछ देर पहले इस एनर्जी को महसूस कर रही थी। उसे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है, वो इसलिए यहाँ पर आ गई। लेडी कह रही होती है कि वो सुयो एकेडमी की चेयरमैन है। वो यहाँ पर उस फेरी गर्ल को कह रही होती है, अगर तुम युवान के ऊपर हमला करोगी तो उसे भी उतना ही डैमेज होगा जितना तुम युवान को पहुंचाओगी, क्योंकि तुम यहाँ पर युवान की समनर हो। लेकिन वो फेरी गर्ल उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है वो लेडी जो कह रही होती है, और फिर से युवान पर हमला करने लगती है, जिसके बाद उसे वहाँ पर और भी ज्यादा चोट लग जाती है। ये देखते हुए अब वो लेडी युवान के पास आकर उसे एक मिस्टीरियस बुक देती है और कहती है कि वो इस बुक पर हाथ रखे और अपनी एनर्जी का यूज करने की कोशिश करे। युवान वैसा ही करता है जैसा वो लेडी कह रही होती है, जिसके बाद अचानक से उसकी बॉडी से आवाज आने लगती है, मानो जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर एक स्पिरिट आ गई हो। वो स्पिरिट कहती है फेरी को वापस से लौट कर इस बुक में ही आना होगा। जिसके बाद वो फेरी गर्ल उस बुक के अंदर चली जाती है और फिर युवान को उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम है मॉफी। बाद में लेडी युवान को बताती है कि वो ये बुक युवान को दे सकती है। इसे वो मॉफी के साथ साथ और भी जिन जिन फेरी को समन कर सकता है उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जान पाएगा। लेकिन जो वो लेडी होती है वो कह रही होती है कि इसके लिए एक कंडीशन है। वो सुयो एकेडमी की
चेयरमैन है, इसलिए वो चाहती है कि युआन उसके स्कूल को ज्वाइन करे और इसके बदले में वो युआन को 3 और फेरी सीड्स देगी, जिनके अंदर से मोफी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल फेरीज निकलने के चांसेस हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा युआन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो घुटनों के बल आकर उस लेडी से कह रहा होता है कि वो एक दिन सबसे अच्छा यानी सबसे बेहतर स्टूडेंट बनकर दिखाएगा उनकी एकेडमी का। वैसे वो अभी ये सोच रहा है आखिर इन सीट से किस तरह की फेरी बाहर आएंगी, और रात में जो युआन होता है बुक को पढ़ रहा होता है, जिसके बाद अचानक से जो वो बुक होती है वो चमकने लगती है और एक्टिवेट हो जाती है। युआन को ये जानने को मिलता है कि वो इस बुक से एक फेरी की पास्ट लाइफ को भी जान सकता है। असल में फेरी जन्म नहीं लेती है बल्कि वो किसी की रिकार्नेशन होती है, और अगर उसे किसी फेरी का मास्टर या उसका समनर बनना है तो उसके लिए उसे फेरी के पास्ट को देखना होगा और उसके पास्ट में झांक कर उसके साथ दोस्ती करनी होगी। वैसे यहाँ पर अभी युआन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मोफी के पास्ट मेमोरी में जाकर और वहाँ पर उसके साथ दोस्ती कर सके, इसलिए वो इस चीज को 24 घंटे के लिए टाल देता है। उसे लगता है ये चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है। अब अगले दिन का सीन हमको दिखाया जाता है। तभी जो हमारा युआन होता है उसे देखने के बाद जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनका चेहरा उतर गया होता है, क्योंकि जो युआन है वो एक तरह से फेलियर है और उन्हें लगता है कि ये जो युआन है उसके पास कोई भी अच्छी मैजिक एबिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन इस एकेडमी में हो सकता है, क्योंकि ये जो स्कूल है वो लोगों के मैजिक के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन जो हमारा युआन है उसके अंदर तो कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है जिसकी वजह से उसे चुना जाए। वैसे तभी एक स्टूडेंट उसका टेस्ट लेने के लिए उसकी तरफ एक क्रिस्टल फेंकता है, क्योंकि उसके पास आइस मैजिक की पावर थी और ये एक ट्रैप था। लेकिन युआन को ये चीज पता नहीं थी, इस वजह से वो आइस क्रिस्टल को उठाने लगता है और अचानक से वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और हमें पता चलता है कि जो वो क्रिस्टल है वो युआन को चुनता है, जिसकी वजह से युआन को यहाँ पर 22 पावर की मतलब कि 22 मैजिक की पावर मिल चुकी होती है। युआन को 2 एट्रीब्यूट्स आ गए हैं जो कि इस वर्ल्ड में लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। इसका मतलब जो युआन है वो इस दुनिया का सबसे पहला इंसान है जिसके पास ये वाला एटीट्यूड उसे मिला है। अब अचानक से उसकी जो बॉडी होती है वो कंट्रोल खो देती है, जिसकी वजह से वो वहाँ की आसपास की हर एक चीजों को स्कैन करने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर युआन को सबसे ब्यूटीफुल लड़की के पास उसकी जो मैजिक एबिलिटी है उसे लेकर आ जाती है। जो मैजिक की एबिलिटीज है वो इसी तरह से वर्क करती है और वो उस लड़की के पास आकर उसे अपनी सबसे प्यारी लाइन बोलता है, जिससे वो जो लड़की होती है उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है युआन से और वहाँ से शर्मा कर बिल्कुल भी देर नहीं करती और भाग जाती है। लेकिन इससे जो वहाँ के लड़के होते हैं वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं कि ये इसने कैसे कर लिया। बाद में जो युआन होता है वो अपने फोन में उस फेरी से पूछता है कि ये कैसे हुआ, उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो बिल्कुल भी चीजों को समझ नहीं पा रहा था। असल में रात के टाइम उसने उस बुक को अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था, जिससे वो यहाँ पर उस बुक वाली फेरी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। वो फेरी बताती है कि जब युआन ने उस आइस क्रिस्टल को टच किया तो उससे जो लाइट निकली वो उसके वुड मैजिक वाली ग्रीन लाइट से ज्वाइन हो गई, जिसके बाद उसका जो दूसरा एट्रीब्यूट था वो ओपन हो चुका था। पहले हमें लगा था कि ये जो आइस एट्रीब्यूट है वो असल में एक विंड एट्रीब्यूट था। वो बताती है कि ये सेकंड एट्रीब्यूट अनलॉक होने की वजह से उसकी जो फोर्थ एबिलिटी थी वो भी अनलॉक हो गई है और इसकी वजह से उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया था। वैसे इस एबिलिटी की वजह से जितनी भी लड़कियां स्कूल की हैं वो उसे सबसे ज्यादा कूल लड़का मानने लगी थी। युआन भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी इतनी देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ पर दौड़ने और भागने की बारी आती है तो युआन वहाँ पर बहुत ज्यादा
कमजोर होता है क्योंकि वही उसकी वीकनेस होती है। हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि मैजिक पावर को बढ़ाने के लिए ड्यूल मैच प्लान किया गया है और यहीं पर वो लड़का भी दिखाई देता है जिसने युआन का मजाक उड़ाने के लिए वो क्रिस्टल उसके सामने फेंक दिया था। वो उसे चैलेंज करता है और युआन को भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर हम एक बग्गी को आते हुए देखते हैं जिसके अंदर किसी कंट्री की प्रिंसेस बैठी होती है। वो भी उनका मैच देखने आई होती है। प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़का सोच रहा था कि वो युआन को नीचा दिखा सकता है और उसे बहुत बुरी तरह से हराना चाहता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो युआन पर, लेकिन यहाँ पर जो युआन होता है वो बड़े आराम से उसे डॉज कर लेता है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। तभी उस लड़के ने एक टोर्नेडो क्रिएट कर लिया था जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी मोफी युआन से कहती है कि वो उसे समन कर सकता है, ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो युआन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए तो अकेला ही काफी हूँ, मैं इसके अटैक को बड़े आराम से रोक लूंगा। और वो यहाँ पर अपने वुड मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिससे उसका जो नेचर एक्टिवेट होता है जो कि उसका वुड मैजिक होता है और उसी के अटैक के साथ वो टोर्नेडो को बड़े आराम से खत्म कर देता है। हालांकि इतनी पावर यूज करने की वजह से युआन का अचानक से बॉडी से कंट्रोल छूट जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि इतनी पावर यूज करने के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक विलेज के अंदर होता है जो कि अभी भी चल रहा होता है। युआन जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर एक आदमी उसे आकर पकड़ लेता है और उससे उसके लिए मदद मांग रहा होता है जिससे युआन बहुत घबरा जाता है। पर तभी दूसरा आदमी आता है और उसे पहले वाले आदमी से छुड़ाता है और कहता है कि उसे माफ कर देना, ये तुमसे मदद मांगने के लिए आया। युआन घबरा कर उसे पूछ रहा होता है लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ से पीछे हट जाता है। और उसी दौरान उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि बहुत ज्यादा बीमार लग रही होती है। उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार होता है। वो एक गीले कपड़े उसके ऊपर रख देता है, यानी कि उसके सर के ऊपर, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वो लड़की बहुत ज्यादा बीमार होती है, इसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहीं पर दो लड़के आते हैं और उस बच्ची को देखते हैं और कह रहे होते हैं कि इस बच्ची को हम अगर बेच दे तो हमें बहुत अच्छे गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं। युआन उनकी बातें सुनने के बाद उस बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उन बंदों से लड़ने लगता है। और वो जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए जो वो बंदे होते हैं वो युआन को धक्का देते हैं और उस बच्ची को लेकर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो युआन होता है वो हार नहीं मानता है और उस बच्ची को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। लेकिन वो जो बंदे होते हैं वो उसे पीटने लगते हैं और इस वजह से जो हमारा युआन होता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा होश में आता है तो वो खुद को फिर से उसी दुनिया में पाता है जहाँ पर वो जो किताबों वाली परी होती है वो उसे बताती है कि तुम मोफी की यादों से लौट कर आए हो। परी ये भी कहती है अगर वो सच में किसी फेरी पर कंट्रोल करना चाहता है तो उसे यहाँ पर उसका भरोसा जीतना होगा और साथ में अगर उसे अपने फॉलो करवाने हैं ऑर्डर तो उससे अच्छी दोस्ती करनी होगी जिससे वो उस पर यकीन कर सके और सारी बातों को मान सके, जिसके लिए उसे उसके पास में जाना जरूरी है। वो ये चीजें टाल नहीं सकता क्योंकि वही चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उससे ये एक फेरी के बारे में हमें पता चलेगा, यानी युआन को पता चलेगा कि वो आगे के स्टेप्स को कैसे फॉलो कर सकता है। और ये जो बातें होती है युआन अच्छे से समझ गया था। हालांकि जो युआन होता है वो मोफी से अपने फोन से बात भी करता है और उसे समझाता है कि वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो दूसरों की तरह तुम्हें चोट पहुंचाएगा या तुम्हें अपने एक गुलाम की तरह रखेगा। वो उसे फेरी की तरह आजादी देगा और उसे जो भी काम पसंद है वो उसमें रोक टोक बिल्कुल भी नहीं करेगा और जबरदस्ती तो वो बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। लेकिन फिर भी वो कहती है ये अच्छी स्पीच थी, लेकिन वो उसके चाल में नहीं फंसने वाली। युआन पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। वैसे तभी वहाँ पर युआन को एक आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि युआन के डॉल्फ के अंदर वहाँ पर दो
कपल आई होती है जो आपस में बात कर रही थी कि ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वो प्लान बनाकर आई होती हैं कि आखिर आज हमें किसे अपना भोजन बनाना चाहिए। ये सुनते ही जो युआन होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों वैम्पायर्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है, क्योंकि अगर वो इस सिचुएशन में फंस गया तो मोफी के समझने से पहले ही वो यहाँ पर मारा जा सकता है। फिर जो वो लड़की होती है थोड़ा देर बाद वो अपना स्कार्फ को ढूंढने लगती है। लड़कियां होती है वो खुद ही आगे बढ़ने लगती हैं और ये देखने के बाद जो युआन होता है वो थोड़ा डरने लगता है, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो तो अपना स्कार्फ ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर उसी दौरान वहां पर किसी की एंट्री होती है। ये तो वैम्पायर किंग होता है। वो उनसे कह रहा होता है कि अपने बेकार के काम को यहाँ पर टाल दो और जो मैंने दूसरा काम दिया था उसे मेरे साथ चलकर पूरा करो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो युआन होता है वो वापस से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पर वो कह रहा होता है कि ना जाने ये जो चेयरमैन है ये कहाँ चली गई। उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। अगर वो यहाँ पर उसे जल्दी नहीं मिली तो वो यहाँ पर वैम्पायर के बारे में उन्हें कैसे बताएगा, और अगर वो यहाँ पर नहीं बताएगा तो पता नहीं वैम्पायर स्टूडेंट को तो नहीं पता, लेकिन उसको पहले खा जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ पे। लेकिन वहीं पर युआन कहता है अभी के लिए उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, अभी के लिए ये चीजें छोड़ता हूँ मैं और नूडल्स पे फोकस करता हूँ। लेकिन तभी उसके घर के बाहर एक आवाज आती है जिसे सुनने के बाद जो युआन होता है वो समझ जाता है कि ये शायद वैम्पायर ही हो सकता है। वो बाहर आता है और वहाँ पर उस एक लड़की को देखता है और वहाँ तुरंत उसे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से जो वो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है। अब बाद में जब वो उसके चेहरे को देखता है तो उसे पता चलता है ये तो किसी कंट्री की राजकुमारी है। फिर जो युआन होता है उसके मन में आ रहा होता है कि अब ना जाने वो यहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन युआन सोचता है कि अगर किसी को पता चल गया कि उसने एक राजकुमारी को एक मुक्का मारा है तो शायद उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। इसलिए वो प्रिंसेस को वहाँ से घसीटते हुए अंदर ले जाता है और जो राजकुमारी होती है वो तो बेहोश होती है और वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो उसे कैसे बताएगा कि उसने उसे क्यों पंच किया। लेकिन यहाँ पर युआन को भी बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, यहाँ पे जगह की कमी थी, इसलिए जो प्रिंसेस होती है उसके बगल में युआन सो जाता है। अगर वो यहाँ पर नीचे सोएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर मौके का फायदा उठा लेता है। और जो प्रिंसेस होती है जब सुबह उसकी आंखें खुलती है और वो युआन को अपने पास सोता हुआ देखती है तो उसे शक होता है और वो उसे पंच मारती है और कहती है कि तुम मेरे बेड में क्या कर रहा है। युआन उनसे माफी मांगता है और बताता है कि ये जो चीजें हुई उसकी वजह से उसको जो भी दिक्कत हुई उसके लिए वो माफी मांगता है और ये सब एक गलतफहमी थी। बाद में युआन उसके लिए नूडल्स बनाता है जिसे प्रिंसेस खाने के बाद कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा लाजवाब है। लेकिन उसी दौरान उनके विकेट पर कोई और भी नॉक कर रहा होता है और ये जो आवाज होती है उससे उन्हें लग रहा होता है कि ये तो वही है। दोनों का शक बिल्कुल सही होता है, ये एक वैम्पायर होती है। तब एक वैम्पायर गर्ल वहाँ पर उस दरवाजे को तोड़ देती है, लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर युआन और प्रिंसेस दोनों एक दूसरे रूम में छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक गिलास पर उन दोनों का हाथ लगता है जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन युआन वहाँ पर उस गिलास को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो जो वैम्पायर होते हैं उन्हें नहीं पता चलता है कि वो कहाँ पर है। और हम ये भी देखते हैं जो वो वैम्पायर लड़की होती है उसके साथ कुछ साथी भी आए होते हैं। वो इंसानों की स्मेल को पहचान लेती है और दोनों इस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो यहाँ इस रूम में जो गेट होता है उसे भी तोड़ देते हैं। लेकिन युआन और प्रिंसेस वहाँ पे मौके का फायदा उठाते हैं और वहाँ से निकल चुके होते हैं। युआन ने यहाँ पर अपने वुड मैजिक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भाग पाए। उसके बाद वो लोग एक जंगल में पहुँच जाते हैं।
तभी जो युआन होता है वो प्रिंसेस को कह रहा होता है कि आप पेड़ के पीछे छुप जाओ, वरना वो जो वैम्पायर वो यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो छुप पाते हैं कि वो दोनों वैम्पायर वहाँ पर आ जाते हैं, पर जो हमारा युआन होता है वो मौके का सही इस्तेमाल करता है और वो मॉफी को समन कर देता है। मॉफी अब उन दोनों पर हमला कर रही होती है और उन्हें दूर कर देती है, जिसके बाद वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है। लेकिन इस टेक्निक में एक नुकसान है, इस टेक्निक को यूज करने में उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो दोनों वैम्पायर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी जो मॉफी होती है वो हेल फायर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो दोनों की बॉडी को जलाने लगती है। जब वो दोनों वैम्पायर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वो एक इनविजिबल बैरियर के अंदर वहाँ पर फंस चुकी है। लेकिन अब वो जो बैरियर होता है वो अचानक से टूट जाता है, क्योंकि वहाँ पर वैम्पायर किंग की एंट्री हो चुकी होती है। वो दोनों वैम्पायर गर्ल को वहाँ से बचा रहा होता है और वो जो दोनों वैम्पायर गर्ल होती है वो सोच रही होती है कि अब वो यहाँ पर बच गई है। लेकिन जो वैम्पायर किंग होता है वो बहुत ज्यादा क्रूर होता है और दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है। बाद वहाँ पर मॉफी और वैम्पायर किंग की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो बुक वाली फेरी होती है वो युआन को कह रही होती है, तुम्हारा जो लेवल है वो 8 पर पहुंच चुका है और उसकी वजह से तुम्हारी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन जो हमारा युआन होता है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो मॉफी और वैम्पायर किंग की फाइट देख रहा होता है, जिसमें जो मॉफी होती है वो वहाँ पर हार रही होती है, जिसकी वजह से जो युआन होता है वो काफी ज्यादा चिंता में होता है। और इसलिए जो युआन होता है वो उस बुक वाली फेरी से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर उसकी मदद कर सकती हो, तुम तो एक बहुत ज्यादा ताकतवर फेरी हो, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। जिस पर जो वो बुक वाली फेरी होती है वो कह रही होती है कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए युआन को मॉफी की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना होगा। युआन इसके लिए तैयार होता है, क्योंकि वो मॉफी को हारता हुआ नहीं देख सकता है। वहीं जो फेरी होती है वो बता रही होती है कि युआन के पास इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि वो वहाँ से मॉफी के पास्ट में यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सके, और यहाँ पर कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता है जिससे वो मॉफी को बचा सकता है। और उसने यहाँ पर और भी ज्यादा देर की तो मॉफी मर भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर मॉफी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो वैम्पायर किंग को हरा सके। तब यहाँ पर प्रिंसेस युआन के पास आती है और उसे बता रही होती है कि वो युआन को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे सकती है। यहाँ ये सुनकर जो युआन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे कह रहा होता है कि बदले में मैं तुम्हें साल भर वो नूडल्स खिलाऊंगा जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आए थे। इसलिए युआन वो प्रिंसेस को यही वाला ऑफर दे रहा होता है कि वो नूडल्स देगा तुम्हें, वो भी साल भर के लिए। इसलिए जो प्रिंसेस होती है वो उसके ऑफर को मान जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पसंद आए थे और वो यहाँ पर युआन की मदद करेगी। युआन अभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके दौरान वहाँ पर एक डोर खुलता है जहाँ पर हमारा युआन घुसने ही वाला होता है कि जो वैम्पायर किंग होता है वो उस डोर को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए। लेकिन जो मॉफी होती है वो उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेती है। इसके बाद जो यहाँ पर युआन होता है, युआन मॉफी को देखता है जो कुछ चोरों को मार रही होती है। आखिरी वाला चोर उससे माफी मांगता है, जिसके बाद मॉफी उसे माफ कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो जो चोर होता है वो मौके का फायदा उठाते हुए मॉफी के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर युआन उसे जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारे पीछे देखो, और तभी जो मॉफी होती है वो तुरंत पीछे मुड़कर उस चोर को मार देती है। युआन यहाँ पर अभी भी उसे रोक रहा था, लेकिन जब वो उसे टच करता है तो वो उसे छू ही नहीं पाता और यहाँ पे उसे पता चलता है कि जो मॉफी है ना उसे सुन सकती है ना उसे देख सकती है। लेकिन जो फेरी होती है वो कह रही होती है कि तुमने सही कहा, जो तुम्हारी सोल है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर करती भी है तो तुम्हें उसे ढूंढना होगा। यहाँ युआन को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन अब वो मॉफी के पीछे जाने लगता है। वो मॉफी को आगे बढ़ते हुए देखता है जहाँ वो एक लड़के से मिलती है। उस लड़के के पास एक तलवार होती है जो मॉफी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो उस लड़के से पूछती है क्या तुम ये तलवार मुझे दोगे, लेकिन जो वो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि ये बेचने के लिए नहीं है। ये सुनने के बाद जो मॉफी होती है वो वहाँ से चले जाती है। युआन अभी उस लड़के को देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर उसे मॉफी को मना क्यों कर दिया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब वो जो लड़का होता है
वो उस जगह के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। उसी दौरान मोफी भी सामने वाले घर की खिड़की से उसे देख रही होती है। वो उसे हाय करता है लेकिन मोफी तुरंत खिड़की बंद कर लेती है। अभी जो मोफी है वो कहीं गई हुई थी। जब वो वापस लौट रही होती है तो वो देखती है कि कुछ लड़के उस लड़के को मार रहे होते हैं क्योंकि वो लड़का एक छोटी सी बच्ची को बचा रहा होता है। ये देखकर मोफी को वही मोमेंट याद आता है जब युआन ने उसकी मदद की थी। यहाँ पर जो मोफी होती है वो उन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है लेकिन वो लोग पलट के मोफी के ऊपर हमला करने लगते हैं और इसी दौरान जो वो लड़के होते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और पिट रहे होते हैं। तब वो पहचान लेते हैं ये वही मोफी है, फेमस किलर। वो वहाँ पर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में वो जो लड़का होता है वो मोफी को थैंक्स बोल रहा होता है और साथ में वो मदद के लिए उसे तोहफे में एक तलवार दे रहा होता है जो कि उसने पहले मना कर दी थी। और मोफी उस तलवार को ले लेती है और उसके बाद उसकी धार चेक कर रही होती है। फिर वो उस लड़के से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहूंगी और तुम्हें जब भी मदद की जरूरत होगी तो तब मैं आ जाऊंगी। दूसरी तरफ जो युआन होता है वो पागल हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये उस लड़के की चाल में फंसते क्यों जा रही है। वो सिर्फ एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है उस पर और वो उसकी चाल पे फंसते जा रही है। वही दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ रही होती है क्योंकि जो युआन है वो काफी देर से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर है और उसके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये जो एनर्जी है वो प्रिंसेस दे रही है उसे। वैसे यहाँ पर जो मोफी होती है वो वैम्पायर किंग से लड़ाई में हार रही होती है और जो वैम्पायर होता है वो युआन के ऊपर हमला कर रहा था लेकिन जो युआन होता है वो बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता है। पर जो मोफी होती है वो हमेशा उसके सामने आ जाती है और यहाँ जो मोफी है वो जान गई थी कि अब वो यहाँ पर जिंदा नहीं बच सकती। इसकी वजह से वो अपनी तलवार को वापस रख लेती है और जब वैम्पायर किंग अपनी तलवार से हमला कर रहा होता है तो मोफी उससे सामने नहीं हटती है जिसकी वजह से जो वो तलवार होती है वो उसकी बॉडी के आर पार चली जाती है। लेकिन अब वो अपने ब्लड का स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है जिससे वो वैम्पायर किंग को अपने ब्लड चेन से फंसा सकती है और वो तब तक आजाद नहीं होगा जब तक मोफी जिंदा है। लेकिन अब जब वो कुछ कर नहीं सकता और उसे खोल नहीं सकता तो वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाएगा। मोफी चाहती है कि वो अपनी आखिरी सांस तक युआन को प्रोटेक्ट करे लेकिन वो तब तक ही वैम्पायर को रोक सकती है जब तक वो जिंदा है। यहाँ दूसरी तरफ जो युआन होता है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो उस दुनिया में आगे बढ़ रहा होता है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर ऐसा क्या करे जिससे वो मोफी को अपनी बातें बता सके और वो उसकी बातें सुन सके। कि उसकी नजर उसी बंदे पे पड़ती है जो कि मोफी को थैंक्स कह रहा था। जब मोफी वहां से चली जाती है तो युआन जोर जोर से चिल्ला रहा था लेकिन पता नहीं कैसे उस लड़के ने युआन की बातें सुन ली थी। ये देखकर जो युआन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम मोफी से ऐसा क्या चाहते हो और उसे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। क्योंकि युआन यहाँ पर जानता था कि ये लड़का सही नहीं है। वो लड़का यहाँ पर अपना नाम एनियो बता रहा होता है और ये नाम बिल्कुल उल्टा है युआन के नाम से। वो लड़का कह रहा होता है कि मोफी उसके लिए बस एक टूल है लेकिन युआन कहता है कि ये सही नहीं है और जो एनियो होता है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनियो मोफी से मिलने आया होता है और जैसे ही मोफी को आवाज सुनाई देती है वो तुरंत दरवाजा खोलती है और एनियो को नीचे गिरा देती है और ठीक उसके गर्दन के नीचे तलवार रख देती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर एनियो कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। फिर जो मोफी होती है वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हें गलती से गिरा दिया और इस चक्कर में तुम्हारा खाना भी गिर गया जो तुम मेरे लिए लाए थे। फिर उसके बाद जो मोफी होती है वो खाना उठाने लगती है पर एनियो कह रहा होता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक और प्लेट खाना बनाकर लेकर आता हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वैसे युआन अभी भी चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी मोफी। वो बंदा यानी एनियो उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है लेकिन जो मोफी होती है वो उसकी बातों को सुन नहीं पा रही होती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि जो मोफी है वो एनियो के साथ सबसे सेफ वाले टावर के ऊपर बैठी होती है। यहाँ पर एनियो होता है वो बता रहा होता है कि वो एक ट्रेवलर है और वो बता रहा होता है कि वो हर एक टाउन में घूमता रहता है और ट्रेजर की तलाश में भटकता रहता है। वो यहाँ इतना समय इसलिए बिता रहा है क्योंकि उसे मोफी पसंद आ गई है। वो ये चाहता है कि मोफी उसकी जर्नी में
भी उसके साथ चले। लेकिन यहाँ पर जो मोफी होती है उसे डर होता है कि जो उसकी पिछली लाइफ में बीता, यानी कि वो एक किलर थी, लोगों को मार देती थी, क्या वो उस चीजों को छोड़ सकती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो मोफी है वो फिर से किसी चोर को मार रही होती है और रास्ते में उसे अनियो मिल जाता है, जिसे देखकर वो अपनी तलवार को छुपा लेती है क्योंकि वो चाहती है कि अनियो को उसके किलर होने के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। इसलिए वो अपने आप को ऐसा दिखा रही होती है कि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अनियो उसे ऐसे देखे और उसे अच्छा ना लगे। फिर जो यहाँ पर एनियो होता है वो बता रहा होता है कि वो खाने के लिए कुछ सामान लेने गया था और वो चाहता है कि वो दोनों घर तक साथ में चले, लेकिन मोफी कहती है कि तुम जाओ, वो उसके बाद थोड़ा देर में आएगी क्योंकि उसे वहाँ पर थोड़ा सा काम है। और फिर वो एनियो को कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर उसके बाद मोफी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने एनियो को झूठ बोला। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो देखती है एनियो ने उसके लिए खाना रेडी कर कर रखा होता है। वो बता रहा होता है कि ये डिश उसकी मदर ने उसे सिखाया था। अभी मोफी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन युआन यहाँ पर बार बार चिल्ला रहा होता है आखिर वो उसके झूठ को पकड़ क्यों नहीं पा रही। वो उसे फंसाना चाहता है और उसे धोखा देना चाहता है। फिर जो मोफी होती है वो एनियो को बता देती है कि वो असल में एक लेडी किलर है, लेकिन एनियो ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि इन चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो जैसी भी है वो उसे अपना लेगा। यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद जो मोफी होती है वो बता रही होती है जब वो छोटी थी तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इतनी ताकतवर बनेगी ताकि अगर कोई उसकी मदद करने ना भी आए तो वो इतनी ताकतवर बन सके ताकि वो अपनी मदद खुद कर सके। एनियो कह रहा होता है कि तुम्हारी बातें तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसे मोफी के पास से कोई भी मतलब नहीं है, वो तो बस उसके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहता है। वैसे यहाँ पर जो मोफी है उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एनियो के साथ जर्नी में उसका साथ देगी। इसके बाद जो मोफी है वो एक सेलर के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो एक ट्रिप की 2 टिकटें मांग रही थी, लेकिन वो सेलर कह रहा होता है कि तुम्हें इस ट्रिप में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो एनियो है वो उसे सही नहीं लगता है और शायद वो उसे चीट भी कर रहा हो। पर मोफी उस सेलर को बता रही होती है और सुना रही होती है कि वो ऐसा नहीं है, वो उसका साथ देगा और शिप की टिकट मांग रही होती है। और वो जो सेलर होता है वो उसे टिकट दे देता है और उसे लेकर मोफी उसको लेकर जाती है एनियो के पास और वो उसे दिखा रही होती है और एनियो को कह रही होती है तुम बस कल सुबह उसका इंतजार करना, हम इसके साथ ही एक सेफ जर्नी पर निकलेंगे। और वो ये भी बता रही होती है कि उसे टावर के पास मिलना है। उसके बाद जो मोफी होती है वो कह रही होती है बिल्कुल वो टावर के पास तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उस दिन शाम के टाइम मोफी ने एक और चोर मार दिया होता है। उसके बाद वो घर लौट रही होती है और अपने शाम को बैग पैक कर कर वो टावर की ओर निकल जाती है। फिर रास्ते में उसे 2 और चोर मिलते हैं, लेकिन जब वो मोफी को देखते हैं तो वो हैरान हो रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा खुश है और वो उसे पहचान लेते हैं कि ये तो वही किलर है। फिर साथ में उससे माफी भी मांग रहे होते हैं और जो मोफी होती है उसका मूड काफी ज्यादा अच्छा होता है, इस वजह से वो उसे माफ कर देती है। वही युआन कह रहा होता है कि शायद वो कभी यहाँ पर आया ही नहीं होगा और इसी वजह से जो मोफी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। लेकिन तभी जो मोफी है वो कह रही होती है किसी काम की वजह से एनियो यहाँ पर नहीं आया होगा, शायद वो कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी तरह से इंतजार करते हुए पूरा दिन निकल जाता है और अगले दिन का आधा दिन भी निकल चुका था। युआन उसे कह रहा होता है अगर तुम यहाँ से जा सकती हो तो तुम जाती क्यों नहीं हो, लेकिन उसकी बातें मोफी को सुनाई नहीं दे रही होती है। मोफी गुस्से में थी, लेकिन वो खुद को समझा रही होती है कि वो शायद यहाँ पर जल्दी आ गई है। वो अपने आप को दिलासा दे रही होती है और कह रही होती है कि अगर वो यहाँ से चली गई और एनियो यहाँ पर आ गया तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। वैसे कुछ और दिन भी यहाँ पर गुजर जाते हैं और फिर वो सेलर वहाँ पर आता है और मोफी को बता रहा होता है टाउन पर बहुत सारे चोरों ने हमला कर दिया है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो अपने आप को बचा नहीं पाए, इस वजह से वो वहाँ पर मारे गए। लेकिन मोफी अभी जाने को तैयार नहीं थी, वो कह रही थी अभी भी वो यहाँ पर रुक कर एनियो का इंतजार करेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ चोर वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर टावर को घेर लेते हैं और उस पर बॉम्ब भी लगा देते हैं और जब वो बॉम्ब फूटते हैं तो मोफी वहाँ से नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने बहुत सारे चोर को देखती है। उसे वहाँ पर लग रहा था कि शायद उन्होंने एनियो को पकड़ लिया होगा, इस वजह से जो एनु है वो यहाँ पर नहीं आ पाया और वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर 2 चोरों को मार देती है।
हैं, लेकिन सामने जो चोर खड़े थे वो एक लड़की को बंधक बना लेते हैं और कह रहे होते हैं अगर तुम आगे बढ़ी तो हम इसे मार देंगे। लेकिन इन बातों से मूवी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सडनली उनके ऊपर हमला कर देती है और सभी चोर को खत्म कर देती है। फिर वो लड़की को कह रही होती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे खड़े रहो बस। लेकिन तभी वो लड़की मौके का फायदा उठाते हुए चाकू निकालती और मूवी को मार देती है और मूवी को समझ आ जाता है कि ये जो लड़की है ये चोरों के साथ मिली हुई है। तभी वहाँ पर एन्यू की एंट्री होती है और वो लड़की होती है वो कह रही होती है कि तुमने सही कहा था, ये लड़की यानी कि मूवी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इसे इतनी आसान ट्रिक भी समझ में नहीं आई और इसमें फंस गई। वो मूवी इतनी ज्यादा घायल थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। अभी वहाँ पर दूसरे चोर आ जाते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें इतना समझ में नहीं आया, तुम इतनी बड़ी बोली हो कि तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि ये सारा प्लान तो एन्यू का था। और हमें दिखाया जाता है जो एन्यू है वो कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वो लुटेरे होते हैं और वो उनसे मिलने आया होता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि वो मूवी को हरा सकता है, उसके बदले में वो साउथ एरिया की कमांड चाहता है। और ये सुनने के बाद जो लुटेरे होते हैं वो हाँ कह देते हैं, साथ में उसे तलवार भी दे देते हैं। और इन चीजों के साथ जो एन्यू होता है वो मूवी को धोखा देने के लिए निकल जाता है। तभी ये सब सुनकर मूवी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और एन्यू की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जो वो लुटेरे होते हैं उसे घुटनों के बल पर ला देते हैं। एक लुटेरा कह रहा होता है हमें इसे मार देना चाहिए वरना ये फ्यूचर में हमें दिक्कत देगी, मगर ये सोचकर कि वो जिसे पसंद करती थी उसने उसको धोखा दिया है, मूवी अभी वहाँ पर पागल हो रही होती है। लेकिन तभी हम वहाँ पर अचानक से देखते हैं कि वो जितने भी लुटेरे होते हैं वो वहाँ पर मरने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक फेरी आती है और वो अपने साथ कुछ और फेरी को लेकर आती है और उनके साथ मिलकर वो टाउन को बर्बाद करने लगते हैं। ये देखकर जो मूवी होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेकिन वो इतनी घायल होती है कि उठ भी नहीं पा रही होती है। लेकिन वो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारती है और अपनी तलवार उठाती है और गुस्से में एन्यू के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तभी एक दूसरी फेरी सामने आकर उसके अटैक को रोक देती है। यहाँ पर जो एन्यू होता है वो हंसकर कह रहा होता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें एक बार पहले से ही चाकू लग चुका है और तुम अधमरी हो गई हो और तुम उस हालत में भी नहीं हो कि तुम मुझे मार सको। पर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ मुझे मारने का और तुम्हारा बदला लेने का, मतलब कि तुम्हें रिकार्नेट किया जाएगा। फिर हमें मूवी को दिखाया जाता है, वहाँ पर जो मूवी होती है वो वाइन से बंधी होती है जो कि एनियो ने बनाई होती है। वहीं पर जो युआन होता है वो कह रहा होता है कि अगर उसे वहाँ से छुड़ाना है तो उसे यहाँ से उसे खोलना होगा, मतलब उसकी सोल को रिलीज करवाना होगा। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो युआन था उसने पहली बार उसे समन किया था जब उसका सामना एक वैम्पायर से हुआ था और उसने उसको खत्म कर दिया था। युआन ये भी कह रहा था कि ये सील तभी ब्रेक हुई थी जब वो वहाँ पर मर गया था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद अगर वो यहाँ पे मर जाएगा तो उसकी सील ब्रेक हो जाएगी। लेकिन पैरी कह रही होती है कि तुम ऐसी बेवकूफ वाली बातें क्यों कर रहे हो, तुम अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, अगर तुम यहाँ पर अपने आप को मार लोगे तुम यहाँ पर बचोगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर वो फेरी की बातें नहीं मानता और कह रहा होता है कि मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। वो आगे बढ़ता है और वहाँ पर जो सामने तलवार पड़ी होती है उसे उठाता है, लेकिन सिर्फ एक सेकंड बाद उसे महसूस होता है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने आप को मार सके। लेकिन अचानक से जो वो जगह होती है वो हिलने लगती है। वो फेरी बता रही होती है ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये बहुत जल्दी वैनिश होने वाला है और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि जो प्रिंसेस है वो स्पिरिचुअल एनर्जी दे रही थी उसकी एनर्जी वहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ये दुनिया चलती है। और ये सिचुएशन देखते हुए युआन तुरंत आगे बढ़ता है और इस तलवार से जमीन में जोर से मारता है और उन वाइन्स पर चढ़ने लगता है और वहाँ पर ऊपर आके वो कहता है कि वो किसी भी कीमत पर उसे बचा कर रहेगा, इसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो देगा और उससे वो माफी मांग रहा होता है। साथ ही साथ इसके बाद वो उसे गुड बाय कहता है और एक फ्लाइंग किस देते हुए वो वहाँ से जंप कर देता है, जिसके बाद वो नीचे आकर सीधा उस तलवार पर गिर जाता है। पर उसकी ये बातें सुनने के बाद जो एन्यू वाली मेमोरी होती है वो उसे दिखाने लगती है, लेकिन इस बार वहाँ पर युआन को भी नोटिस किया जाता है और मोफी वहाँ पर समझ जाती है कि युआन उसकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उस पर ध्यान कभी दिया ही नहीं। और अब यहाँ पर युआन को वो तलवार लगने की वजह से
जो वो वाइन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहीं पर मोफी आजाद हो चुकी होती है। लेकिन जब वो नीचे आकर युआन को देखती है तो युआन मर चुका होता है। वो कह रही होती है आखिर तुमने उसके लिए ये सब क्यों किया। वो कहती है कि वो अपनी पूरी लाइफ युआन के साथ जीना चाहती थी, लेकिन उसके पास अब इतनी पावर भी नहीं बची। अब वो इस दुनिया में क्या करेगी जब युआन है ही नहीं, क्योंकि उसकी पावर खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो युआन को जिंदा नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से वो जिंदगी भर अकेले इस दुनिया में रहेगी। अब उसे इस दुनिया में अकेले रहना होगा, उसके अलावा उसके पास कोई भी नहीं है। और वो आगे बढ़ने लगती है, तभी वो देखती है कि युआन को होश आ जाता है और वो वहाँ पर उसका पैर पकड़ लेता है। और अभी यहाँ पर युआन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे यहाँ पर बच गया। लेकिन जो युआन होता है वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी जो ये स्पीच थी वो सुनने के बाद उसका दिल छू ली थी और शायद उसकी वजह से वो यहाँ पर फिर से जिंदा हो गया। वैसे ये सुनने के बाद मोफी को थोड़ा सा शर्म आ रही होती है और वो यहाँ पर गुस्से में अपनी तलवार को आगे कर लेती है और वो कह रही होती है कि मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बच गए, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगी। और ये सुनने के बाद जो युआन होता है वो घुटनों के बल पर आ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और वो बता रहा होता है कि उसने प्रिंसेस की स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से तुम्हारी दुनिया में आकर तुम्हारे पास्ट के बारे में जाना और उसने यहाँ तक इतनी मेहनत की है और तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता लगाया है। ये सुनने के बाद जो मोफी होती है वो युआन को माफ कर देती है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी मेहनत जो की थी। फिर जो युआन होता है वो मोफी को कह रहा होता है कि हमें वैम्पायर किंग को हराने के लिए अपनी पावर को कंबाइन करना होगा, तभी हम उसे हरा पाएंगे। तब जो मोफी होती है वो कह रही होती है कि वो पूरी लाइफ उसके साथ रहेगी। उसके बाद वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गए होते हैं, जहाँ हम देख रहे होते हैं कि जो प्रिंसेस है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर जो युआन होता है वो उसे नीचे लेटा देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और कहता है कि हम अपनी पूरी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद जो मोफी होती है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी युआन को दे रही होती है, जिसके बाद युआन की बॉडी चेंज होने लगती है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है। जिसके बाद युआन अपना अच्छा और सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। वैम्पायर किंग को लग रहा होता है कि वो युआन को हरा देगा, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन युआन उसके अटैक को बड़े आराम से रोक रहा होता है। यहाँ पर जो युआन होता है वो भी अटैक कर रहा होता है वैम्पायर किंग के ऊपर, लेकिन वो भी आराम से उसे डॉज कर रहा होता है। इस वजह से युआन अब अपनी पावर को मर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो अपनी वाइन्स को समन करता है और वाइन्स की बाउंडिंग के साथ वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन वैम्पायर किंग उन्हें बड़े आराम से रोक रहा होता है। अब उनकी लड़ाई जमीन से स्काई की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उनकी तलवारें टकरा रही होती है, लेकिन बाद में युआन उन पर यानी कि वैम्पायर किंग पर तेजी से हमला करता है। इसकी वजह से जो वैम्पायर किंग होता है वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जो वैम्पायर किंग है वो अभी भी हारा नहीं है। वो फिर से उठता है और हमला करने के लिए वापिस आता है, लेकिन यहाँ पर युआन फिर से उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, लेकिन जो वो वैम्पायर किंग है वो मरा नहीं होता है। वो फिर से हमला करने के लिए वापिस उठ जाता है, लेकिन जो युआन होता है वो सबसे बड़ा अटैक यानी सबसे खतरनाक अटैक उसके ऊपर करता है, जिसके बाद वहाँ से जो नीचे की जगह होती है वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ये देखने के बाद जो युआन होता है वो कह रहा होता है शायद अब तो वैम्पायर किंग मर गया होगा, लेकिन जो मोफी होती है वो उसे बता रही होती है कि तुमने बेशक वहाँ की सारी चीजों को तबाह कर दिया, लेकिन वो अभी भी जिंदा ही होगा। क्योंकि वो वहाँ से सामने नहीं आ रहा है तो हम इसका पता नहीं लगा सकते कि वो जिंदा है कि मर गया है। वैसे तभी वहाँ पर युआन की नजर मोफी के सिंह पर जाती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि ये असली है या नकली है, जिस पर जो मोफी होती है वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहने लगती है तुम्हें किसी फेरी के सिंह को ऐसे नहीं छूना चाहिए, और मोफी उसे धक्का दे देती है और उसे नीचे गिरा देती है। तभी युआन वहाँ पर कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ पर चेयरमैन की एंट्री होती है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, युआन ने उस वैम्पायर किंग को हरा दिया। फिर चेयरमैन युआन को 2 फेरी सीट्स दे देती है क्योंकि उसने वैम्पायर किंग को हराया। इसके बदले में उसको एक इनाम मिल जाता है। युआन उनको थैंक यू कह रहा होता है और तुरंत मोफी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे चेयरमैन वहाँ पर थोड़ी सी अजीब लगती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद युआन इतना थक चुका होता है कि वो स्कूल में सो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की एंट्री होती है और ये और कोई नहीं बल्कि ये मोफी और प्रिंस
प्रिंसेस होती है। मूवी को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा लकी फील कर रहे हैं कि मूवी उनकी क्लास में है। लेकिन जो युआन होता है वो तो बड़े आराम से सो रहा होता है और जो मूवी और प्रिंसेस होती है वो उसके अगल बगल पे आके बैठ जाती है। युआन उन्हें देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर आ गई हो तो तुम उसके पास क्यों आकर बैठ गई हो। ये सुनने के बाद जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और युआन को आकर कह रहे होते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है, लड़कियों से कैसे बात करते हैं। लेकिन जब वो स्टूडेंट युआन को मोफी और प्रिंसेस के साथ बड़े आराम से यानी कि कैजुअल तरीके से बात करते हुए देखते हैं तो बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं और बाद में वो लोग प्लान बना रहे होते हैं कि हम उसे मार देंगे और ये कह रहे होते हैं कि उसने इतने आराम से उस ब्यूटीफुल लड़की से कैसे बातें कर ली। और इसके बाद वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जो युआन होता है वो भागते भागते किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और युआन अपने आप को लाइब्रेरी के बाहर पाता है और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं मैजिक बुक्स ले लूं जो कि मेरी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और स्ट्रॉन्ग कर देंगी। जिसके बाद वो अंदर जाता है और लाइब्रेरियन उसे मिलती है और वो उसे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जो युआन होता है वो कह रहा होता है कि उसे मैजिक बुक चाहिए जो कि उसकी वाइट पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। ये सुनकर जो लाइब्रेरियन होती है वो उसे कह रही होती है कि तुम इन दोनों स्क्रोल का यूज करो। वो ये सुनने के बाद वो वहाँ पर बहुत सारे स्क्रोल को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर उससे नहीं होता है। इसलिए लाइब्रेरियन उसे बताती है कि युआन का लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए वो यहाँ पर 2 ही स्क्रोल को कर पाया है समन। लाइब्रेरियन उसे कहती है कि तुम इन दोनों स्क्रोल से एक टाइम पर अच्छी चीजें समझ पाओगे और सीख पाओगे। और जो दूसरी तरफ युआन होता है वो 2 स्क्रोल पाने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उसे लेकर आता है और साथ में टाइम भी होता है उसके पास और वो एक लेक के पास जाता है और बहुत खुशी के साथ चिल कर रहा होता है और बहुत ज्यादा चिल्ला भी रहा होता है कि उसको फाइनली इनकी मदद से एक प्लांट मैजिक यूज करके उन फेरी सीड्स को इवॉल्व करेगा। लेकिन तभी जो बुक वाली फेरी होती है वो आती है और उसे कह रही होती है कि इससे कोई मतलब नहीं है, तुम इन चीजों का यूज तो कर पाओगे लेकिन उनके मैजिक की मदद से तुम उन सीड्स को इवॉल्व नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जो युआन होता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है लेकिन वो कहता है कि आखिर तुम्हें ये बातें कैसे पता और अगर पता थी तो तुम पहले उसे बता सकती थी ना। और उसे यहाँ पर फालतू में बुक पढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे कोई शौक भी नहीं है। इस पर जो बुक वाली फेरी होती है वो कह रही होती है मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और जो इसमें है वो तुम्हें मैंने बता दिया वरना तुम बुक नहीं लाते। अब युआन जब वो बुक ले ही आया है तो वो फेरी उसे कह रही होती है कि अभी इसे मुझे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और वो बिल्कुल वैसा ही करती है जिसकी वजह से उसका पेट भर जाता है। हालांकि फिर वो युआन को समझा रही होती है कि ये जो सीड्स है इनके ऊपर एक सील होती है और तुम्हें इन्हें प्राकृतिक रूप से ग्रो करना होगा। युआन समझ जाता है और वो पानी में नॉर्मली उन सीड्स को डालता है जो कि बहुत जल्दी ग्रो होंगे लेकिन वो एक तरह के फ्लावर में बदलेंगे क्योंकि युआन ने उन पर अपना प्लांट मैजिक का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद उसके पास जितनी भी सीड्स होती है वो उसे नॉर्मली पानी में डाल देता है। उस पर जो मैजिक होता है वो उसे यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लिए उसे नॉर्मली इंतजार करना होगा। लेकिन युआन को यहाँ पे इतना इंतजार करने की आदत नहीं होती है। वो कुछ देर इंतजार करता है लेकिन कुछ नहीं होता है और उसके बाद भी वो इंतजार करता है उसमें भी कुछ नहीं होता है और वो इसी तरह से इंतजार करता रह जाता है। वैसे इसके बाद का सीन चेंज हो जाता है और हमें वैम्पायर किंगडम दिखाया जाता है और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि जो वैम्पायर उनसे लड़ने आया था वो असल में वैम्पायर का लॉर्ड नहीं है बल्कि वो तो बस उनका सिपाही है और उनका जो असली लॉर्ड होता है वो तो कोई और ही होता है। उसने खुद की जगह अपने नाइट को भेजा था। उनका जो लॉर्ड होता है उसने असल में अपने नाइट को वैम्पायर किंग बनाकर कुछ लोगों के साथ भेजा था जिससे वो उनको ऑर्डर दे सके और वो यहाँ पर आके बता रहा होता है कि उसके साथ जो उसके साथी गए थे वो मारे गए हैं और वो मूवी को भी कैप्चर नहीं कर पाया होता है। इन बातों को सुनने के बाद जो वैम्पायर किंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है कि उसे किसी भी हालत
पे मूवी चाहिए। दूसरी तरफ जो नाइट होता है वो बता रहा होता है कि मूवी को एक मास्टर मिल गया है जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाता था। फिर जो वो नाइट होता है वो बता रहा होता है कि मूवी को उसका मास्टर मिल गया है। तो वैम्पायर किंग इस पे बोल रहा होता है कि उसको जल्दी से खत्म कर दो और किसी भी हालत में उसके पास मूवी को लेकर आओ। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि इंतजार कर रहा होता है उन सीड्स के इवॉल्व होने का, और उसका इंतजार का फल मीठा होता है और वो जो सीड्स होते हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर एक प्लांट होता है वो इवॉल्व होने लगता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और उसमें से एक फेरी निकल कर आती है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिसे देखने के बाद जो युआन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पे मूवी उसे कह रही होती है कि हमें तैयार रहना चाहिए, अपनी खुशी को यहीं पर रोक दो। युआन उससे पूछ रहा होता है कि हमें रेडी हो जाना चाहिए, आखिर किस चीज के लिए। तो जो वो फेरी होती है वो उन पर अटैक करने लगती है। तो मूवी पूछ रही होती है कि तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। तो वो फेरी बताती है कि युआन बहुत ज्यादा कमजोर है और वो उसका मास्टर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और वो उसका रीजन भी बता रही होती है कि उसकी जो बहन थी, यानी कि वो पहली वाली सीड्स जहाँ पर उसने बोए थे वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो उदास होती है क्योंकि वो उसकी बहन होती है। इसलिए वो ऐसा कह रही होती है कि तभी वहाँ पर वो जो पहली वाली सीड्स होती है वो भी इवॉल्व हो जाती है और उसमें से एक फेरी निकल कर आती है, जिसे देखने के बाद दूसरी वाली फेरी अपनी बहन से मिलती है और काफी ज्यादा खुश होती है, और वो अपनी बहन से कह रही होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम अपना मास्टर युआन को ही चुनेंगे। और ये देखने के बाद जो युआन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी जो नाक होती है उसमें से खून आ रहा होता है, और ये छुपाने के लिए वो मूवी के पीछे छुप जाता है क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता ऐसी चीजें। वही मूवी उस पर गुस्सा कर रही होती है कि आखिर तुम कैसे बंदे हो। उसे तो वो थोड़ा सा ठरकी लग रहा होता है। तभी युआन अपनी जेब से फोन निकालता है और उनसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, और वो बता रहा होता है कि उसने तुम लोग को इसलिए चुना ताकि वो तुम्हें फ्रीडम दे और तुम अपने डिसीजन खुद से ले सको। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि बता रही होती है जो वैम्पायर किंग है उसने अपने नाइट को भेजा था प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। ये सुनने के बाद जो युआन होता है वो हैरान हो रहा होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि वो तो मूवी को पकड़ने आए थे, और वो बता रही होती है कि उसका पहला मकसद तो प्रिंसेस ही है, लेकिन उसे मूवी के बारे में भी पता चल गया, इसलिए वो उसे भी पकड़ने के लिए निकल पड़ा है, और प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए तुम उसे दूर लेकर चले जाओ। तो युआन बिल्कुल वैसा ही करता है, वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है और वो बता रही होती है कि तुम आइलैंड में घूमोगे और वहाँ पर तुम्हें तरह तरह के मैजिक मिलेंगे, तो इसलिए वो तुम्हें क्रिस्टल देना चाहती है, जिससे तुम्हें जो भी मैजिक मिले तुम इसमें डाल देना और इससे तुम्हारी बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प होगी। और वो ये भी बता रही होती है जो ये क्रिस्टल है अगर तुम इसमें मैजिक डालते हो तो तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और युआन उस क्रिस्टल को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, वो किसी जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर युआन अपनी बुक वाली फेरी को पूछ रहा होता है क्या तुम ये क्रिस्टल को खा सकती हो और पहले जैसा एब्जॉर्ब करके इवॉल्व हो सकती हो। तभी उसे ध्यान में आता है जो नई दो फेरी मिली थी उसे वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, यहाँ पे तो प्रिंसेस ऑफ मूवी ही है। वो उनसे पूछ रहा होता है कि वो दोनों कहाँ पे गई, तो मूवी बताती है कि वो पास वाले लेक में गई है। और जो युआन होता है उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और वो तुरंत दौड़ के लेक की तरफ बढ़ जाता है, और पीछे जो प्रिंसेस होती है उसकी भी एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ जाती है, पता नहीं वो क्या देखना चाहती है। लेकिन जब वो दोनों लेक के पास पहुंचते हैं तो एक बड़ा सा ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद दोनों के रिएक्शन बड़े अलग अलग होते हैं। जो प्रिंसेस होती है वो एक्साइटेड होती है और युआन बहुत ज्यादा डरा होता है, और दूसरी तरफ जो ड्रैगन होता है वो फ्लेम थ्रोअर का अटैक करता है और युआन इस पर एक बैरियर बना देता है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। फिर वो जो ड्रैगन होता है वो उन्हें कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी टेरिटरी पर आ गए हो, इसलिए तुम्हें मेरा अटैक का सामना करना पड़ेगा। इस पर जो पहली वाली फेरी होती है यानी कि जो कल निकली थी उसका नाम लिन होता है, और वो कह रही होती है युआन को कि वो भी लड़ना चाहती है इस ड्रैगन से। तो युआन उसे समझाता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो, इस ड्रैगन को तुम उस पर छोड़ दो, वो अकेला संभाल लेगा इसे, क्योंकि हमारा जो युआन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है अपने आप को। और वो धमकी दे रहा होता है ड्रैगन को क्योंकि उसने एक 8 लेवल के नाइट को हराया था, यानी कि वैम्पायर को हराया था। ये सुनने
सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे याद आता है कि वो तो 3 लेवल का है, उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो चैलेंज मिल गया है तो उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर बैटल स्टार्ट होती है और युआन अपने सीड्स वाले मैजिक का यूज करके ड्रैगन को बांध देता है। क्योंकि वो हमेशा बैटल करते आया है इसलिए उसका आईक्यू धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और वो ड्रैगन को बांधेगा जिससे वो पानी में उसे डुबो देगा, जिसकी वजह से वो अपना फायर अटैक को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा होता है अपने आप को, इसलिए वो वहाँ पर हार मान लेता है और वो वहाँ पर खुश होता है कि युआन ने उसे मारा नहीं, इसलिए वो उसको एक फ्लूट देता है। उसके बाद वो जो ड्रैगन होता है वो वहां से चला जाता है और वहां पर रात होने वाली थी जो कि जंगल में सेफ नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जहां पर रिसेप्शन में एक बंदा होता है। युआन उससे पूछ रहा होता है कि हमें 2 रूम मिल जाएंगे और जो रिसेप्शन में वो बंदा बैठा होता है वो सोचने लगता है अगर ये बंदा 2 रूम लेगा तो इसे बार बार यहाँ से वहाँ ट्रेवल करना होगा क्योंकि इसकी 4 बंदियां हैं, इसकी वजह से ये तो ट्रेवल करते हुए ही थक जाएगा। उसके बाद जो लेन होती है वो ऊपर बैठी होती है और काफी ज्यादा उदास होती है और युआन उसके पास आता है और उसे पूछ रहा होता है कि तुम उदास क्यों हो। तो जो लेन होती है वो उसे चिल्ला रही होती है क्योंकि वो उसके पास अचानक से आ गया होता है। तो युआन उसे पूछ रहा होता है कि इसका कारण क्या है। तो लेन बता रही होती है कि उसकी जो प्रीवियस लाइफ थी उसकी जो मेमोरीज थी वो उसको नहीं मिली थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि उसकी जो बहन है वो उसके साथ थी। इन बातों को सुनने के बाद युआन उससे कहता है कि हम कुछ दिन यहाँ पर यानी कि रिसोर्ट पर रह सकते हैं। तभी वहाँ पर लेन को अपने प्रीवियस लाइफ की जो मेमोरीज है वो धीरे धीरे वापिस आने लगती है, जिसकी वजह से उसका सर झुकने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो युआन को कह रही होती है कि तुम्हारे वजह से मेरा जो पास्ट की मेमोरी थी वो मुझे याद आने लगी और इसकी वजह से वो युआन के ऊपर हमला करने लगती है और वो कह रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और वो कुछ भी नहीं सुनती और अपना स्पेल पढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई और ही स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से वो छत से नीचे गिर जाती है और वहाँ पर 3 लोगों की और एंट्री होती है। और वो जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो युआन को खत्म करने के लिए आए हैं। तो युआन मोफी को कांटेक्ट करता है क्योंकि वो यहाँ पर ये 3 बंदों को नहीं संभाल पाएगा, इसलिए वो उसे यहाँ पर बुला लेता है और मोफी यूवी के साथ आती है जो कि लिन की सिस्टर होती है। उसके बाद युआन उस ड्रैगन को भी समन कर लेता है और वो यहाँ पर आता है और देखता है कि यहाँ पर जो 3 बंदे हैं वो युआन को खत्म करने आए हैं और साथ में उन फेरी को भी। ये देखने के बाद वो कह रहा होता है कि ये तो अच्छा मौका है साइड बदलने का और वो पार्टी को बदल लेता है और वो युआन और उन फेरीज के ऊपर अटैक करेगा। फिर युआन, मोफी और बाकी फेरीज अटैक कर रहे होते हैं उन तीनों बंदों के ऊपर और ड्रैगन बीच में आ गया होता है। तो मोफी कह रही होती है युआन तुम उस ड्रैगन को संभालो, हम इन 3 बंदों को देख लेंगे। उसके बाद जो युआन होता है वो वहाँ पर डर के उस ड्रैगन से भाग रहा होता है क्योंकि ये उसकी एक प्लान होता है और वो वहाँ पर जो ड्रैगन होता है वो भी उसका पीछे आ रहा होता है। तभी जो युआन होता है वो मौके का फायदा उठाता है और अपने सीड मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस बार जो ड्रैगन होता है वो उसके चाल में नहीं फंसता है। उनसे बचते हुए वो फायर अटैक करता है जिसकी वजह से युआन नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जो मोफी होती है वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और सोचने लगती है कि कहीं उसे मेरी मदद की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जो युआन होता है वो अपनी कुछ सीड्स का यूज करता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और तभी जो ड्रैगन नीचे गिर रहा होता है पानी में वो वहाँ पर देख रहा होता है कि युआन उसके पास एक मैजिक फॉर्मेशन यूज होता है जो कि एक पोर्टल की तरह दिख रहा होता है और वो एक लाइट की तरह चमक रहा होता है। इसमें युआन फंस गया होता है और वो जो लाइट होती है वो पानी के बाहर भी चमक रही होती है, जिसे देखने के बाद मोफी युआन की मदद के लिए लेक के अंदर आती है और दूसरी तरफ जो लेन यू भी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये अच्छा मौका है कि हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। तभी वो जो 3 बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा उनकी नजर उन पर बढ़ती है और वो उन पर अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद जो यूबी होती है वो एक बैरियर बनाती है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा
ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उसका बैरियर टूट जाता है और इसकी वजह से यूवी के हाथ में चोट आ जाती है और ये लिन देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाती है और काफी गुस्से से उसे चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत, और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर को यूज करती है। दूसरी तरफ जो मूवी होती है वो लेक के अंदर होती है और युआन को ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पर युआन उसे मिल नहीं रहा होता है। इसकी वजह से उसे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ पर अपनी तलवार उठाती है और कह रही होती है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्द खत्म करना होगा। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड में बेहोश होता है और वो उठता है और कह रहा होता है कि वो कहाँ पर है। तभी उसके सामने एनियो आ जाता है और वो उसका वेलकम कर रहा होता है और युआन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो देखता है कि उसके हाथ में चोट भी लगी होती है और वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे हाथ में बैंडेज लगा देती हूँ। उसके बाद जब युआन उस लड़की को देखता है तो थोड़ा हैरान होता है और कहने लगता है ये तो लिन है, और फिर वो जाने लगती है तो उससे उसका नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की बताती है कि उसका नाम है यूवी, और फिर वो जो यूवी होती है वो वहाँ से चले जाती है। युआन एनियो से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है, तो एनियो जवाब देते हुए कहता है कि वो उसके सीक्रेट वर्ल्ड में है जो कि लिन से कनेक्टेड है और वो उसकी मेमोरी है। अगर तुम इसे हील करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी मेमोरीज को देखना होगा। और एनियो ये भी पूछता है क्या तुम उसको बचाने के लिए तैयार हो? तो युआन उसका जवाब देते हुए कहता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, उसे रियल वर्ल्ड में पहुंचना है, अभी वो फाइट के बीच में था। तो एनियो समझ जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पर युआन उसकी बातें नहीं सुनने वाला है। तो एनियो उसे वापिस भेजने लगता है। तो जो युआन होता है उसके विचार बदल जाते हैं और उसे याद आता है कि यहाँ पर अगर वो रुकेगा तो उसे कोई देख नहीं पाएगा और ना ही सुन पाएगा। दूसरी तरफ जो एनियो होता है वो आगे बढ़ता है और एक छोटे से बेबी ड्रैगन को नीचे गिरा देता है। ये वही बेबी ड्रैगन है जिससे युआन थोड़ी देर पहले लड़ रहा था। उसके बाद जो एनियो होता है वो बेबी ड्रैगन को उठाता है और उसे धमकाने लगता है, जो मैं कहूँ तुम्हें वो करना होगा। ये सुनने के बाद वो बेबी ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी बातों को मान लेता है। एनियो उसे कहता है कि तुम्हें यूवी के ऊपर ध्यान रखना होगा, यही तुम्हारा काम है। उसके बाद जो बेबी ड्रैगन होता है वो अपने काम में लग जाता है और उसके बाद वो एनियो के पास आता है और बताता है जो यूवी है वो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि जो उसकी बहन है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसके पास ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिससे वो उसको हील कर सके। तो जो एनियो होता है वो एक प्लान बनाता है। वहीं पर युआन उससे पूछ रहा होता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो, अगर तुम जो भी करने वाले हो तो तुम उस पर ध्यान रखना क्योंकि मेरी नजर तुम पर है। लेकिन एनियो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और वो यूवी से मिलता है और उसे बता रहा होता है कि तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है, उसके पास एक मेडिसिन है जिससे वो हील हो सकती है। तो जो यूवी होती है वो काफी ज्यादा खुश भी होती है लेकिन थोड़ा उदास भी होती है क्योंकि उसके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो एनियो होता है वो उसे कह रहा होता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मेडिसिन है वो उसके पास नहीं है, बस उसको पता है कि वो मेडिसिन कहाँ पर है। और वो बता रहा होता है कि वो दोनों मिलकर उस मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं और उसे पता है कि वो मेडिसिन कहाँ पर है, वो है केव में। और वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और फिर वो वहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं और बेबी ड्रैगन को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और उसे पता होता है कि आगे जाएंगे तो उन्हें एक डरावना सा मॉन्स्टर मिलेगा, जिस पर जो एनियो होता है उसे भी ये बात पता होती है। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर है। वो यूवी को बता रहा होता है और वो कहता है कि हमें रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। और वो मेडिसिन यूवी के सामने थी और वो कुछ भी नहीं देखती। वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ गया होता है, उसे भी नहीं देखती और वो अपनी बहन के लिए वो मेडिसिन के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ युआन एनियो को कह रहा होता है कि तुम्हें यूवी को बचाना होगा। तो एनियो उसका जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता है तो तुम जाके खुद क्यों नहीं बचा लेते। तो युआन दौड़ते हुए यूवी को बचा लेता है और एनियो उसे साइड कर देता है, यानी कि वो यूवी को बचा तो लेता है और उसकी जगह युआन से बदल देता है और वहाँ से यूवी को लेके भाग जाता है और वो वहाँ पर डेड एंड के पास भी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ जो वो मॉन्स्टर होता है वो उनके पास आ गया होता है और जोर से चिल्ला रहा होता है, जिस पर जो एनियो होता है वो कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर
पर उसे बचाना ही होगा, लेकिन जो यूवी होती है वो बेहोश हो जाती है। एन्यू यूवी को पेड़ के पास सुलाने के बाद वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ जो बेबी ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि एन्यू यहाँ पे मारा जाएगा, और जो वो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अटैक कर देता है, और एन्यू उसे बड़े आराम से अपनी एक उंगली से रोक लेता है और उसके ठीक ऊपर आ जाता है और एक स्पेशल अटैक करता है जिससे वो एक ही बार में हार जाता है। और एन्यू ने उस मॉन्स्टर पे स्क्रैच देखे थे जो कि बेबी ड्रैगन ने किए थे, क्योंकि वो चाहता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करे और एन्यू को खत्म कर दे, जिससे उसकी मुश्किलें खत्म हो जाए। फिर जो एन्यू होता है वो बेबी ड्रैगन के पास आता है और उससे कहता है कि ये सब तो तुम्हारा काम था, और वो उसको किक मार के उस खाई में गिरा देता है। उसके बाद वहाँ पर शाम हो जाती है और जो यूबी होती है उसे होश आ जाता है। एन्यू उसके पास जाता है और उसे मेडिसिन दिखाता है और बताता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो लेन होती है वो सामान लेने के लिए निकल रही होती है और उसे वहाँ पर एन्यू दिखता है और वो बता रहा होता है कि उसने बोट बनाई है। तो लेन उसकी बातें मान जाती है और उसके साथ बोट पे आगे बढ़ रही होती है। तभी उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और एन्यू बता रहा होता है कि हम इसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मेमोरीज है वो खत्म हो जाएंगी, यानी कि गायब हो जाएंगी, इसलिए वो ये चीजें नहीं करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो यूवी होती है वो वहाँ पर आई होती है। वो भी बोट में घूम रही होती है और वो अपने आप को कह रही होती है जब लिन ने उसे बचाया था तो उसकी वजह से उसे बीमारी हो गई, और उसे वहाँ पर लग रहा होता है कि वो अपने आप को वहाँ पर खत्म कर दे, क्योंकि लिन की बीमारी की वजह वो ही है। यूवी अपने आप को इन सब चीजों के लिए ब्लेम कर रही होती है, और अगर वो अपने आप को खत्म भी कर देगी तो लिन की जो बीमारी है वो ठीक तो नहीं होगी। उसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है, वो अपने कमरे में होती है और उसे होश आ जाता है और वो थोड़ा सा हैरान हो रही होती है कि उसे लग रहा था कि ये सब जो हुआ वो एक तरह का ड्रीम है। फिर वहीं पर यूवी आती है और उसे सूप पिला रही होती है, लेकिन जो लिन होती है वो गुस्से में होती है और उस सूप को फेंक देती है। और हमें बताया जाता है जो यूवी थी वो मेडिसिन के लिए निकल गई थी, और चुपके से जो लिन थी वही जो मेडिसिन उनके लिए अच्छी नहीं थी उसने उसको पी लिया था, और उसे पता चलता है कि ये मेडिसिन भी बेकार है और ये उसके ऊपर यूज होने वाली नहीं है। इसलिए वो फिर से कुछ सामान के लिए आगे बढ़ रही होती है और फिर से उसे बगीचे में एन्यू दिखता है और वो उसे बोट पे लेके जा रहा होता है, और उसे पता चलता है जो उसके साथ पहले हुआ था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उसके बाद एन्यू उसे बता रहा होता है कि जो तुम्हारी बीमारी है उसे मैं ठीक कर सकता हूँ, उसका एक इलाज तो है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो लेन कहती है कि जो तुम कहोगे वो बिल्कुल वैसा ही करेगी, तो जल्दी से बताओ। तो एन्यू बताता है कि एक इलाज है जो कि तुम्हें करना होगा, अपनी सिस्टर को मारना होगा और उसका खून पीना होगा, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और ये सुनने के बाद जो लेन होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपनी बहन को अपनी जान के लिए मार दे ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये तो नामुमकिन है।